इंडा, पिंगला और सुषुम्ना। अगर आप योग में इंटरेस्ट रखते होंगे या ध्यान में इंटरेस्ट रखते होंगे तो आपने यह नाम अवश्य सुना होगा और कुछ लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। तो चलिए दोस्तों, इन्हें हम विस्तार से जानते हैं कि इनके क्या क्या फायदे हैं, ये कहाँ पर विराजमान होते हैं और यह किस तरीके से एक्टिव होते हैं, और एक्टिव हो जाते हैं तो हमारे शरीर पर क्या इनका प्रभाव पड़ता है। देखिए दोस्तों, योग के ग्रंथों के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। 72,000 नाड़ियों में मुख्य 10 नाड़ियां हैं और यह 10 नाड़ियों में से भी मुख्य यह 3 नाड़ियां आती हैं जिनका नाम इंडा, पिंगला और सुषुम्ना कहा गया है। दरअसल दोस्तों, अगर इसे वैज्ञानिक तर्क से देखा जाए ना तो इसका कोई भी भौतिक आकार नहीं है। मतलब अगर अपने शरीर को हम काट दे या चीर फाड़ करके देखे तो यह 72,000 नाड़ियां कहीं पर भी दिखने वाली नहीं है। अब नाड़ी का मतलब आप नस मत समझ लीजिएगा, यहाँ पर नाड़ी का मतलब नस नहीं कहा जा रहा है। देखिए दोस्तों, यह सभी जानता है जो नस होता है उसमें तो रक्त बहता है और जो यह नाड़ियां हैं उनमें ऊर्जा प्रवाहित होती है, यानी ऊर्जा बहती है। जैसा कि हमने आपको बता दिया कि नाड़ी का कोई भौतिक रूप नहीं है, मतलब कोई भौतिक आकार नहीं है। यह सभी नाड़ियां यानी जो 72,000 नाड़ियां हैं, यह सब हमारे शरीर में एक ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपके घर पे मान लीजिए एक फाइबर वाला नेट लगा हुआ है जो कि लैन से जुड़ा हुआ है और एक वाईफाई का कनेक्शन है। फाइबर वाले नेट से क्या होता है कि जो डाटा होता है वो फाइबर से होते हुए आता है, यानी रिसीविंग और सेंडिंग फाइबर से होते हुए जाएगी और आएगी। और जो वाईफाई वाला सिस्टम है उसमें आपको डाटा किस तरीके से रिसीव हो रहा है और सेंड हो रहा है इसका कोई भौतिक आकार आपको नहीं दिखेगा, वह हमारा वाईफाई के थ्रू होता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि वह भी ऊर्जा को आदान और प्रदान कर रहा है। अब फाइबर में क्या होता है, फाइबर में जनरली करंट भी दौड़ता है, यानी उसमें कुछ अंश करंट के भी होते हैं। यानी कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे जो नस होती हैं उसमें रक्त भी दौड़ता है, इसी तरीके से फाइबर में करंट भी दौड़ता है और साथ में ऊर्जा भी दौड़ता है। इसी तरीके से हमारे शरीर के नस में ब्लड भी दौड़ता है और ऊर्जा भी दौड़ती है। लेकिन अगर हम वाईफाई यूज कर रहे हैं तो इसमें कोई भी विद्युत नहीं दौड़ रहा है, इसमें बस ऊर्जा का आदान और प्रदान हो रहा है, यानी डाटा सेंड हो रहा है और रिसीव हो रहा है। बस कुछ इसी तरीके से जो अदृश्य ऊर्जाएं हैं उन्हीं को हम नाड़ियां कहते हैं। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन तो जरूर ही उठ रहा होगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे जान लिया कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और उनमें से यह 3 नाड़ियां प्रमुख हैं और यह कैसे कार्य करती हैं और यह कहाँ विद्यमान हैं, उनको हर चीज यह कैसे पता। तो देखो दोस्तों, यह 72,000 नाड़ियों का जो जिक्र है वो तमाम बुक्स, योग से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी ग्रंथें हैं, उन हर जगह यह 72,000 नाड़ियों का जिक्र किया गया है और इंडा, पिंगला और सुषुम्ना के बारे में भी कहा गया है। आप अगर काफी लंबे समय से योग से जुड़े हुए हैं तो आपने इसका बहुत ही आसानी से अनुभव भी कर लिया होगा कि इंडा क्या है, पिंगला क्या है और सुषुम्ना का अनुभव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि उसका अनुभव अगर कर लिया जाए तो हम जगत में काफी चीज समझने लगेंगे। लेकिन इंडा और पिंगला का आपने जरूर से अनुभव किया होगा। तो अब जो यह प्रश्न उठाएगा कि भाई इंडा, पिंगला, सुषुम्ना का कोई भौतिक आकार ही नहीं है तो इसे आप कैसे सिद्ध करेंगे। अगर आप बाकी लोगों के बात पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, अगर आप ग्रंथ और बुक्स के बातों पे यकीन नहीं कर सकते हैं, तो आप इसे बस ऐसे समझ लीजिए कि वह भौतिक आकार में ना होते हुए भी एक वाईफाई है जिससे कि हमारा डाटा आदान प्रदान होता है, जिसके बारे में हमने आपको पहले विस्तार से समझा दिया है कि वाईफाई वाले नेट में और फाइबर वाले नेट में क्या फर्क है। इससे आपको अच्छे से अनुमान लग सकता है और जिन्हें इनका अनुभव हुआ है वह इसे क्यों नहीं अच्छे से बता पाते हैं, उसका रीजन यह है कि किसी भी चीज को बताने के लिए जो अदृश्य है उसे सिर्फ और सिर्फ अनुभव ही किया जा सकता है, न कि व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप किसी ऐसे गांव में रहते हैं या आप किसी ऐसे लोक में रहते हैं, मान लीजिए आप मंगल ग्रह से आए हुए हैं प्राणी हैं और वहाँ पे अभी इतनी चीजें विकसित नहीं हुई हैं। आपने सीधे आकर हमसे मिला और हम आपसे कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा मोबाइल है जिससे कि हम डाटा को आदान प्रदान कर सकते हैं। तो वह इंसान
यह बात भी यकीन ही नहीं करेगा कि ये चीज कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं है। जब वह देखेगा, जब वह समझेगा, तो उसे वह बहुत ही अच्छे से यकीन हो जाएगा कि नहीं, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी उपस्थित है। यह चीज यही प्रत्यक्ष करती है कि अगर कोई मीठा नहीं खाया है तो वह कभी भी मीठा कैसा होता है वह इस बात को नहीं बता सकता है। वह बस जानेगा कि मीठा कोई चीज होता है, लेकिन उसका अनुभव तभी किया जा सकता है जब वह मीठा खा ले। तो जो चीज अनुभव वाली है उनको अनुभव से ही जाना जा सकता है, न कि सुनकर जाना जा सकता है। अब इसके बाद भी अगर आपको यकीन नहीं है कि इंडा, पिंगला और सुषुम्ना जैसी कोई चीजें नहीं है, ये सब चीजें मनगढ़ंते हैं, तो आपके पास एक और बेहतरीन उपाय है। उसका उपाय यह है कि आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। यह वीडियो आपके लिए नहीं है। देखिए दोस्तों, सब मिला के मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इंडा, पिंगला, सुषुम्ना को समझने के लिए आपको इसे महसूस करना होगा, इसका अनुस्वादन करना होगा। जब तक आप इसका अनुस्वादन नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि यह किस तरीके से कार्य करती है, यह कहाँ विराजमान है, इसका क्या हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है और इनसे हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक तो हमने आपको बता दिया कि इंडा, पिंगला और सुषुम्ना का कोई भौतिक आकार नहीं है। यह हमारे शरीर में सिर्फ ऊर्जा प्रदान करता है, जिसका सिर्फ हम अनुभव ही कर सकते हैं। इसका भौतिक आकार न होके यह एक आध्यात्मिक आकार है। आध्यात्मिक आकार अर्थात जो हमें प्रत्यक्ष रूप से न दिख रहा हो, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यह आकार होने के साथ साथ इसका मार्ग यानी इसका दिशा पूरी तरीके से निर्धारित है कि यह इंडा, पिंगला और सुषुम्ना हमारे शरीर में कहाँ विराजमान है। यानी कि इंडा, पिंगला और सुषुम्ना एक निश्चित मार्ग पर चलता है, यानी उसी मार्ग से होते हुए इनकी ऊर्जाएं प्रवाहित होती हैं। अच्छा दोस्तों, अब हम यह समझते हैं कि यह मार्ग कहाँ पे है, यानी कि इंडा, पिंगला और सुषुम्ना कहाँ पर विराजमान हैं, जिनके द्वारा यह ऊर्जाएं हमारे शरीर में बहती हैं। तो दोस्तों, हमारे रीढ़ की हड्डी के दाहिने साइड में पिंगला विराजमान होती हैं और रीढ़ के बाएं साइड में इंडा नाड़ी जाती है, यानी इंडा नाड़ी विराजमान होती है। यानी कि रीढ़ की हड्डी के दाहिने साइड में पिंगला नाड़ी का ऊर्जा प्रवाहित होता है और रीढ़ की हड्डी के बाएं साइड में इंडा नाड़ी का ऊर्जा प्रवाहित होता है। अब बहुत से लोगों के मन में यह क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा, जिसका कोई आकार नहीं उसका कैसे कोई मार्ग हो सकता है, यानी जब आकार नहीं तो मार्ग कैसे। दोस्तों, इसको समझने के लिए एक साधारण सा हम एग्जांपल लेंगे। देखिए दोस्तों, आकाश में जब एरोप्लेन उड़ता है तो आकाश बिल्कुल खाली होता है। आकाश में वह चाहे तो कहीं पर भी किसी भी जगह घुमा फिरा सकता है। उसके मन के अनुसार वह कहीं पर भी एरोप्लेन को ले जा सकता है, क्योंकि आकाश तो बिल्कुल खुला हुआ है, वह किसी भी मार्ग पर जा सकता है। लेकिन एरोप्लेन कभी ऐसा करता नहीं है, क्योंकि एरोप्लेन का भी एक दिशा, एक मार्ग निर्धारित होता है कि वह इसी मार्ग से होता हुआ जाएगा और किसी मार्ग से होता हुआ वह कभी नहीं जा सकता, क्योंकि वह भटक सकता है। तो समझ में आया ना कि एरोप्लेन जो कि पूरी तरीके से आजाद है कहीं पर भी घूमने के लिए आकाश में, लेकिन उसका भी एक दिशा निर्धारित है कि वह उसी दिशा में जाएगा और उस दिशा को वह छोड़कर कहीं पर भी नहीं जा सकता है। और जो एरोप्लेन का जो मार्ग है, जो दिशा है, वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वह किसी को दिखता नहीं है कि यह एक मार्ग है, यह एक दिशा है, लेकिन वह मार्ग और एक दिशा होता है। बस इसी प्रकार से हमारे शरीर में इंडा और पिंगला भी विराजमान है, जिनकी ऊर्जा ही सिर्फ उस मार्ग से प्रवाहित होती है। उन्हें हम देख नहीं सकते हैं, हाँ महसूस जरूर कर सकते हैं, और इसे बहुत लोगों ने महसूस भी किया होगा जो योग में निरंतर कार्यरत हैं। दोस्तों, यहाँ तक आपने समझ लिया होगा कि दाहिने साइड में पिंगला विराजमान है और बाएं साइड में इंडा विराजमान है। अब रीढ़ के दाहिने और बाएं साइड में जो इंडा और पिंगला विराजमान है, रीढ़ के बीचों बीच सुषुम्ना विराजमान है। यानी रीढ़ के बीच वाले भाग में सुषुम्ना है, रीढ़ के बाएं साइड में इंडा है और रीढ़ के दाहिने साइड में, यानी रीढ़ मतलब रीढ़ की हड्डी के दाहिने साइड में पिंगला है। अब समझते हैं इंडा नाड़ी क्या होती है और पिंगला नाड़ी क्या होती है। देखिए दोस्तों, इंडा नाड़ी ऋणात्मक का प्रतीक है और पिंगला नाड़ी धनात्मक का प्रतीक है, और यह ऋणात्मक और धनात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में सामान्य रूप से बहे तभी जाकर हमारा शरीर ऊर्जावान होगा, यानी हमारा शरीर चार्ज होगा ऊर्जा के लिए। आप इसे एक साधारण तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे
घरों में जो विद्युत प्रवाहित होता है उसमें दो तार होती हैं, एक धनात्मक होती है और एक ऋणात्मक होती हैं। अगर इन दोनों तारों में से एक भी तार अगर हमारे पास ना हुआ तो हमारे घर पे सही से ऊर्जा नहीं आ पाएगी। सही से ऊर्जा का मतलब ही छोड़ दीजिए, हमारे घर में विद्युत ही नहीं आएगी, मतलब ऊर्जा ही नहीं आएगी। यानी कि हमारा बल्ब नहीं जलेगा, हमारा टीवी नहीं चलेगा, हमारा फैन नहीं चलेगा। हमारे पास अगर यह दोनों ऊर्जा समान रूप से हमारे घरों में आएंगी तभी जाके हमारा बल्ब जल सकता है, टीवी चल सकता है, फ्रिज चल सकता है, कूलर चल सकता है। यह सब चीजें तभी कार्य कर सकती हैं। बस हमारे शरीर में भी कुछ इसी तरीके से है कि अगर हमारा इंडा और पिंगला यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ऊर्जाएं समान रूप से गतिशील हो यानी समान रूप से चलेंगी तभी हमारा शरीर चार्ज होगा ऊर्जा के लिए यानी ऊर्जावान होगा। आजकल के समय में आप देखेंगे, आप अभी भी यह चीज देख सकते हैं कि हमारे शरीर में हमेशा कोई एक ही नाड़ी एक्टिव होता है, यानी एक ही ऊर्जा हमेशा प्रवाहित होता है, यानी या तो धनात्मक ऊर्जा प्रवाहित होगी या तो ऋणात्मक ऊर्जा प्रवाहित होगी। इसे समझने के लिए हमें श्वसन क्रिया को समझना होगा, यानी कि अगर हमें जानना है कि हमारे शरीर में इस समय कौन सी ऊर्जा ज्यादा प्रवाहित हो रही है, उसे समझने के लिए हमें अपने श्वसन क्रिया को समझना होगा। तो आइए इन्हें थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा पिंगला नाड़ी है वह हमारे नाक के दाहिने छिद्र से जुड़ी हुई है और जो हमारा इंडा नाड़ी है वह हमारे नाक के बाएं छिद्र से जुड़ी हुई है। यह दाहिना छिद्र और बायां छिद्र को सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, यानी दाहिने छिद्र को सूर्य नाड़ी और बाएं छिद्र को चंद्र नाड़ी कहा जाता है। अब आप अपने हाथ को अपने नाक के पास लेके जाएं और श्वास को जल्दी जल्दी अंदर बाहर लें। आपको समझ में आएगा कि आपका कोई एक नाक का छिद्र ज्यादा एक्टिव है, यानी कि एक नाक के छिद्र से ज्यादा श्वास अंदर और बाहर की तरफ जा रही है। बस जो नाक का छिद्र ज्यादा एक्टिव है बस वही नाड़ी आपकी एक्टिव है। मान लीजिए कि आपका दाहिना नाक का छिद्र इस वक्त ज्यादा एक्टिव है, यानी कि उससे श्वास अंदर और बाहर अच्छी तरीके से जा रहा है और बायां नाक से कम श्वास अंदर और बाहर जा रही है। तो आपके नाक के दाहिने छिद्र से जुड़ा हुआ पिंगला नाड़ी इस वक्त एक्टिव है। इसी के अपोजिट अगर बायां नाक का छिद्र एक्टिव है, यानी बाएं नाक से श्वास अंदर और बाहर जा रही है आ रही है, तो बाएं नाक से जुड़ी हुई इंडा नाड़ी इस वक्त आपका एक्टिव है। हमें इसे एक दिन पूरा देना चाहिए, यानी हमें अपने श्वसन पे एक दिन के लिए समझना चाहिए कि दिन में कब हमारा बायां नाक एक्टिव हो रहा है, यानी नाक का बायां छिद्र एक्टिव हो रहा है, और कब हमारा दिन में नाक का दाहिना छिद्र एक्टिव हो रहा है। इन्हें अगर हम एक दिन देंगे तो हम अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारा यह श्वसन क्रिया किस तरीके से कार्य कर रहा है। अब शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए हमें यह दोनों नाक के छिद्रों को अच्छे से खोलना होगा, यानी दोनों नाक के छिद्र से समान रूप से ऊर्जा अंदर आए और समान रूप से ऊर्जा बाहर की तरफ निकल जाए। आप अक्सर देखे होंगे जब आप वार्म अप कर रहे हो या योगा कर रहे हो या आप रनिंग कर रहे होंगे या कुछ शरीर का एक्टिविटी कर रहे होंगे तो आपका ये दोनों नाड़ी एक्टिव होंगी, यानी दोनों नाक से श्वास बहुत अच्छे तरीके से बाहर और अंदर की तरफ आ रही होंगी। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस नाक से ज्यादा अच्छे से श्वास आ रही है, क्योंकि दोनों नाक से समान रूप से श्वास आती जाती है। लेकिन ऐसा सभी के साथ हो पाना बहुत ही मुश्किल होता है। किसी एक नाक से श्वास यानी कि किसी एक छिद्र से श्वास दूसरे की अपेक्षा ज्यादा अच्छे से आएगा और जाएगा। जिस समय आपका यह दोनों छिद्र समान रूप से ऊर्जा को ग्रहण करने लगे, ऊर्जा अर्थात श्वसन क्रिया को ग्रहण करने लगे और त्यागने लगे यानी छोड़ने लगे, तब समझ लीजिए कि आपका यह दोनों नाड़ियां समान रूप से कार्य कर रही हैं। और अगर यह दोनों ऊर्जाएं समान रूप से कार्य करेंगी तो हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होने लगेगा, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जाएं अवेलेबल हैं। अब जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होने लगेगा तभी जाके हमारे सुषुम्ना नाड़ी पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, यानी इसका प्रभाव पड़ने लगेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस समय समान रूप से दाहिने और बाएं नाक से श्वास अंदर की तरफ जाएगा वह सीधा जाकर सुषुम्ना पर इफेक्ट करेगा, यानी सुषुम्ना को प्रभावित करेगा। इसलिए योगियों ने इसे हासिल करने के लिए प्राणायाम का सहारा लिया है। प्राणायाम के जरिए अपने सभी नाड़ियों को वह शुद्ध करते हैं ताकि उसमें श्वसन क्रिया, हवा
बहुत ही अच्छे तरीके से जा सके, यानी उनकी ऊर्जाएं वहां पर अच्छे तरीके से ट्रांसफर हो सके, जिसमें नाड़ी शुद्धि के लिए अनुलोम विलोम के साथ कुंभक लगाने का विचार योगियों ने दिया है। यानी कि बाएं नाक से श्वास अगर हम खींचते हैं तो अपने पेट में उसे रोक कर रखे जब तक रोक सकते हैं, और उसे दाहिने नाक से हम छोड़ दें, और इसके बाद पुनः दाहिने नाक से श्वास ले और पेट में इसे कुछ देर रोक कर वापस बाएं नाक से छोड़ दें। इसी क्रिया को नाड़ी शुद्धि प्रक्रिया कहा जाता है। इसको लगातार अभ्यास करने से आपका इंडा और पिंगला दोनों नाड़ी समान रूप से एक्टिव होने लगती हैं, जिसके वजह से आपका शरीर ऊर्जावान होने लगेगा। और शरीर अगर बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जावान हो गया तो आपका सुषुम्ना नाड़ी इफेक्ट करने लगेगा, यानी प्रभावित करने लगेगा। देखिए दोस्तों, ढेर सारे प्राणायाम हमारे योग ग्रंथों में लिखी गई है और ढेर सारे प्राणायाम का अपना अपना महत्व भी है। अब इसमें कुछ योगी किसी एक नाड़ी को ज्यादा एक्टिव करने पे फोकस भी करते हैं। वह समय, काल, स्थिति और जगह को देखते हुए भी किया जाता है। ऐसा क्यों कि जैसे मान लीजिए आप किसी ठंडे प्रदेश में हैं जहाँ पे बर्फबारी हो रही है, उस समय योगी लोग अपने सूर्य नाड़ी को एक्टिव कर लेते हैं, यानी पिंगला नाड़ी को एक्टिव कर लेते हैं। पिंगला नाड़ी धनात्मक का प्रतीक है, जिसके वजह से शरीर बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न कर देगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ दाहिने नाक से श्वास को अंदर लेंगे और पेट में रोकेंगे और बाएं नाक से छोड़ देंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारा पिंगला नाड़ी एक्टिव होगा, सूर्य नाड़ी एक्टिव होगा, जिससे कि हमारे शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न हो जाएगी, जिससे हम किसी भी ठंडे प्रदेश में रह सकते हैं। इसे सूर्य भेदी प्राणायाम भी कहा जाता है। तो बहुत सी योगी इस इंडा और पिंगला को अच्छे तरीके से समझकर इसे कहां पर किस स्थिति में कब एक्टिव करना है और कब एक्टिव नहीं करना है, उसे भी यह करते थे ताकि वो अपने शरीर को सही रख सकें। आप भी कभी ध्यान दीजिएगा, जब आप बीमार पड़ेंगे, जब आपका शरीर बहुत ज्यादा फीवर में होगा, तो आपका दाहिना नाक एक्टिव होगा, यानी कि नाक का दाहिना छिद्र एक्टिव होगा, यानी सूर्य नाड़ी चलती रहेंगी। अगर आप अपने चंद नाड़ी को एक्टिव कर दें, यानी बाएं नाक से श्वास लें और दाहिने नाक से छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि आपके फीवर में गिरावट आना शुरू हो जाएगा। तो यह तभी संभव है जब आप इन नाड़ियों को अच्छे तरीके से समझेंगे, और इन नाड़ियों को अगर आप अच्छे तरीके से समझने लगेंगे तो आप अपने शरीर को भी अच्छे तरीके से समझने लगेंगे और उसे बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, शरीर को अच्छे तरीके से समझना और उसे कंट्रोल करना एक अच्छी चीजें हैं, परंतु बिना गुरु के निर्देशानुसार किसी भी कार्य को करना थोड़ा हानिकारक हो सकता है। इसका एग्जाम्पल हम आपको इस तरीके से दे सकते हैं। बहुत से लोग योग करते हैं और जब उन्हें बीमारी होती है तो वो योग से उसे सही कर लेते हैं। योग से सही करने का प्रोसेस क्या है उन्हें पूरी तरीके से पता नहीं होता, लेकिन वो सही कर लेते। जैसे कि हमने आपको बताया कि अभी आप फीवर है आपको, तो आप अपने बाएं नाक को एक्टिव कर लीजिए तो आपका फीवर कम हो जाएगा, आपका शरीर ठंडा हो जाएगा। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपके अंदर का बीमारी खत्म हो गया। यह बिल्कुल वैसा है कि आपके शरीर में दर्द हो रहा है तो आपको पेन किलर दे दिया गया और आपको एहसास नहीं हो रहा है कि आपके शरीर में दर्द है, बस आप चल रहे हो, लेकिन आपके शरीर में जो बीमारी है वो तो पहले से ही है। इसलिए आप हमेशा एक गुरु के निर्देशानुसार कार्य करें, वैसे गुरु के अंडर में रहें जिन्हें इन सब चीजों के बारे में अच्छे से पता हो। नहीं तो आप इतना गहन अध्ययन करिए कि आपको खुद ही समझ में आने लगे कि चीजें किस तरीके से कार्य करती हैं। तो दोस्तों, यह थी इंडा, पिंगला और सुषुम्ना के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इंडा, पिंगला और सुषुम्ना को किस तरीके से हम एक्टिव कर सकते हैं, इनके क्या क्या लाभ हम उठा सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। आई होप आपको हमारे द्वारा दिया गया जानकारी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और हमने भी अच्छे तरीके से आपको समझाया होगा। अगर हमारे समझाने में कोई त्रुटि हो या कोई बात आपको समझ में ना आए तो आप हमें अवश्य बताएं, ताकि हम अपनी चीजों को अच्छे से सुधार कर आपके समक्ष रख सकें। और हाँ दोस्तों, आप अपना अनुभव हमें अवश्य शेयर करें, ताकि आपका अनुभव हम बाकी लोगों से जोड़कर बाकी लोगों को यह अनुभव दे सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। अगर आप हमारे फैमिली से जुड़ना चाहते हैं या आपने अभी तक हमारे यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली से जुड़ सकते हैं और अपना ढेर सारा प्यार हमको दे सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।